This is second lecture for RTP Jan 2025. हम लोग ने लास्ट लेक्चर में इन्वेंट्री तक का कंप्लीट कर लिया था और सीक्वेंस में ही किया है ये वाले में। तो क्वेश्चन नंबर 6A एंड 6B वी हैव कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 7 कर देते हैं डेप्रिसिएशन का। लुक एट क्वेश्चन नंबर 7, डेप्रिसिएशन। अच्छा, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन लिखते हैं। अगर यहाँ पे वो मशीनरी के जगह पे, फर्नीचर के जगह पे अगर कोई इंटेंजिबल एसेट लिख देना, तो फिर उसके बाद में अपने को बाय डेप्रिसिएशन नहीं, एसेट में बाय अमोर्टाइजेशन लिखने का, अमोर्टाइजेशन लिखने का। समझ में आया? सो वो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, बिकॉज इंटेंजिबल एसेट्स को हम डेप्रिशिएट नहीं करते। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए क्या ना, एक स्क्रैप वैल्यू भी होनी चाहिए, और इंटेंजिबल एसेट्स की स्क्रैप वैल्यू नहीं होती है। ट्रीटमेंट वही होता है, अमोर्टाइजेशन लेस फ्रॉम एसेट P&L डेबिट, but this is a thin line of difference between both. Next, look at question. और मैंने अभी दो RTP पहले भी किया था, उनमें भी डेप्रिसिएशन में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं चेंज ऑफ मेथड को। ये वाला प्रॉब्लम भी चेंज ऑफ मेथड का ही है। Messrs Deep Lakshmi purchased a second hand machine on 1st April 20 for rupees 1,60,000 and overhauling and erection charges 40,000. सो 2 लाख की मशीन हो गई। ये कौन से डेट को परचेज किया है? 1 अप्रैल 2020। अब यही साल में 1 अक्टूबर में 6 महीने के बाद अनदर मशीन वॉज परचेज्ड फॉर 80,000। इसका मतलब है 2 कॉलम बन गया। फर्स्ट ईयर में वी हैव 2 मशीनरीज। नाउ ऑन 1 अक्टूबर 22 द मशीन इंस्टॉल्ड ऑन 1 अप्रैल 20 वॉज सोल्ड फॉर 1 लाख। ये वाली मशीन है ना, ये दिस मशीन इज सोल्ड। 1 अक्टूबर को बेचा है, 1 अप्रैल 2020 वाली मशीन 1 लाख में, और उस दिन और एक मशीन परचेज की है। अनदर मशीन फॉर 30,000 वॉज परचेज एंड इंस्टॉल ऑन सेम डेट को नहीं, 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर को एक और मशीन परचेज की है। ठीक है, सो अपने 3 कॉलम बन गए, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3। फिर उसके आगे क्या बोला हुआ है? Under existing practice, company provides depreciation at the rate 10% per annum on original cost. So company is charging depreciation 10% on original cost. तो ये अपना फर्स्ट मेथड है। लेकिन फिर बोल रहे हैं however from 1 अप्रैल 23, एक मिनट, ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है ना, परचेज सेल, ये सब 31 दिसंबर को लास्ट ट्रांजैक्शन था ना। 31 दिसंबर वाला ईयर कंप्लीट हो जाता है 31 मार्च 23 को। सो अपना ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से ही परचेज सेल सब रिकॉर्ड हो जाएगा, और उसके बाद में जो क्लोजिंग बैलेंस आके जो नया ओपनिंग बैलेंस आएगा ना 1 अप्रैल 23 को, उस पे अपने को नया डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। मतलब ये तो अपने लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। However, from 1 April it decided to adopt WDB method to charge depreciation at 15% per annum. So जो अपने को लास्ट में ओपनिंग बैलेंस आएगा ना 1 अप्रैल 23 पे, बस उस पे तुम 15% कैलकुलेट कर लेना। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 2020 से 24 तक का, 2020 to 24। कहीं पे ईयर एंडिंग कुछ बोला नहीं है ना, तो अप्रैल टू मार्च ही लेके चलते हैं। सो दे हैव नॉट गिवन एनी ईयर एंडिंग, अप्रैल टू मार्च। चलो, सो वी कैन स्टार्ट दिस क्वेश्चन। अभी कितने साल का क्वेश्चन हो गया? 2021, 21, 22, 22, 23 एंड 23, 24। 4 साल का प्रॉब्लम हो गया। और सेल कौन से ईयर में है? 22 वाले में है ना, सेकेंड ईयर में सेल है, फर्स्ट ईयर नहीं, थर्ड ईयर में सेल है।
फर्स्ट ईयर 2021, 21, 22, 22, 23 में है सेल। तो जो सेल वाला ईयर है उधर 6 लाइन रख देना, बाकी 3-3 लाइन में काम हो जाएगा अपना। सो अपने तो ये भी अपन ने स्टैंडर्डाइज करके रखा है कितना स्पेस छोड़ना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। पहले वर्किंग बना लेते, फिर बाद में मशीन अकाउंट बनाएंगे। ये प्रॉब्लम है चेंज ऑफ मेथड का। %10 SLM टू 15% RBF। 10 लाइन के लिए 3 कॉलम बना लो तुम। मशीन 1, मशीन 2 एंड मशीन 3। ओरिजिनल कॉस्ट ऑन 1 April। ओरिजिनल कॉस्ट ऑन 1 April 2020। ओरिजिनल कॉस्ट ऑन 1 April 2020। Yeah, listen now. Original cost on 1 April 2020। सबसे पहले मशीन 160 के साथ अपन ने 40,000 का खर्चा भी किया है ना, तो लिख दो 2 lakhs। और सेम ईयर में ही ओरिजिनल कॉस्ट ऑन 1 October 2020, 80,000 मशीन वी हैव परचेज्ड। और बाद में ये साल में और कुछ नहीं है, वी हैव टू जस्ट चार्ज डेप्रिसिएशन बाय 10% SLM। 10% SLM। पहला वाला मशीन पे 12 मंथ्स डेप्रिसिएशन, और ये अक्टूबर में परचेज किया तो 6 मंथ्स। सो 12 मंथ्स का 20,000 हो गया, और इधर आ गया 4,000। गेट द बैलेंस डाउन।
Book value as on 1st April 2021, 1,80,000 और कितना है 76,000. 180 and 76. सेकेंड ईयर में देर इज नो परचेज नो सेल. देखो उसके बाद में सीधा 1 अक्टूबर 22 बोल रहे हैं, मतलब 22-23 वाले ईयर में परचेज और सेल है. तो सेकेंड ईयर में देर इज नो परचेज नो सेल, ओनली डेप्रीसिएशन, चार्ज ओनली डेप्रीसिएशन. फिर से 10% एसएलएम ही आएगा, और अब तो दोनों पे पूरे साल का आ जाएगा. ओरिजिनल कॉस्ट ये हो गया 20,000 और 80,000 का 10% आ गया 8,000. गेट द बैलेंस डाउन. दिस इज 1,60,000 एंड कितना 68,000. दिस इज बुक वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2021. नॉर्मली जो डेट को परचेज करते हैं ना वही डेट को सेल कर देते हैं. 22 हो जाएगा ना 1 अप्रैल 2022. नॉर्मली जो डेट को सेल करते हैं वही डेट को परचेज करते हैं, बट ये प्रॉब्लम में थोड़ा अलग है. पहले सेल किया उसके बाद में परचेज है, दिसंबर में परचेज किया है. तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं ना, हमेशा पहले ओरिजिनल कॉस्ट लिख देते हैं. वी राइट ओरिजिनल कॉस्ट फर्स्ट. चलो राइट हियर. सेल वाला काम पहले कर देते हैं क्योंकि अक्टूबर में बेचा है ना. वी हैव सोल्ड ऑन 1 अक्टूबर. 1 अक्टूबर को बेचा है, तो बोलो सबसे पहले डेप्रीसिएशन चार्ज होगा माइनस डेप्रीसिएशन कितने मंथ्स का 10% एसएलएम फॉर 6 मंथ्स. पूरे साल का होता है 20,000, तो 6 महीने का हो जाएगा 10,000. 10,000. So this is 1,50,000. Book value on the date of sale. Book value as on 1 October 22. And minus sold for 1 लाख रुपए में बेचा है ना. माइनस सोल्ड फॉर देख लेते, फिर से वैल्यू कंफर्म कर लो. देखो 1 अक्टूबर मशीनरी इंस्टॉल्ड ऑन 1 अप्रैल 20 वाज सोल्ड फॉर 1 लाख. सो माइनस सोल्ड फॉर 1 लाख. 1 लाख रुपए में बेच दिया. बोलो 1 लाख रुपए में बेचा तो प्रॉफिट है क्या लॉस है. देयर इज अ लॉस ऑन सेल. 50,000 का लॉस ऑन सेल. $50,000 का लॉस ऑन सेल. अब ये जो मशीन है इसको तो डेप्रिशिएट करना ही है, लेकिन इसके बाद ओरिजिनल कॉस्ट एज ऑन यही सेम ईयर में हमने और एक मशीन परचेज की है, बट कौन से डेट को परचेज की है. तो 31 दिसंबर इज एज गुड एज 1 जनवरी. 1 जनवरी लिखते ना क्या 31 दिसंबर. 1 जैन 23. ओरिजिनल कॉस्ट ऑन 1 जैन 2023. और ये मशीन कितने में परचेज की है. अनदर मशीन परचेज फॉर 30,000. 30,000 की एक मशीन और परचेज की, ये आ गई मशीन 3. रिमेंबर सेम ईयर कंटिन्यूड है. माइनस डेप्रीसिएशन. अभी भी मेरा एसएलएम ही चल रहा है 10% एसएलएम. मशीन 2 पे पूरे साल का डेप्रीसिएशन आएगा 80,000 का 10% 8,000. और ये तो अभी जैन में परचेज की है ना, तो 3 मंथ्स का बोलो कितना हो जाएगा. ओनली 750. 10% एसएलएम 750. और मैं तो बोलता हूं तुम इधर वर्किंग को क्लोज ही कर दो, इधर ही वर्किंग को क्लोज कर दो. 68 में से 8 माइनस कर दो 60,000. और दिस इज 29,250. 29,250. क्योंकि अब अगले साल में क्या है ना, खाली ये 89,000 89 हो गया ना. 89,250 का खाली 15% डेप्रीसिएशन चार्ज करना है. जो अपने को क्लोजिंग बैलेंस मिलके ओपनिंग बैलेंस बनेगा उसी को अपने को नए रेट से डेप्रीशिएट करना है. तो इसके आगे वर्किंग मत बढ़ाओ. अब इसके आगे लिख दोगे मेसर्स
जो भी कंपनी का नाम है, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, फर्स्ट ईयर 3 lines, second year also 3 lines, third year 1 2 3 4 5 6 lines, and fourth year again 3 lines. जो साल में सेल है वहां पे 6 लाइन रख दिया हम लोग ने। चलो, मशीनरी अकाउंट, वी आर रेडी विद दिस। करेंगे पोस्टिंग। आर यू ऑल रेडी विद दिस? सबसे पहले दो ओरिजिनल कॉस्ट है बच्चों। ओरिजिनल कॉस्ट के लिए एंट्री क्या पास करोगे? 2 बार बोलेंगे मशीनरी टू कैश बैंक अलग अलग डेट को। सो लिखो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, पहले 2 lakhs, 1 April 2020, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक 2 lakhs, और फिर से 1 October 2020, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक 80,000, क्रेडिट साइड में एंड ऑफ द ईयर 31 March 21, by depreciation you can check from here. Depreciation is 20 plus 4, 24,000. हाँ, 24,000, so 2,80,000 में से 24 निकाल दो, क्या बच गया? 2,56,000। 31 March 21। मैंने तुम लोगों को बोला है तुम आरटीपी सॉल्व मत करो, तुम ये टॉपिक्स प्रैक्टिस कर लो। जो जो टॉपिक्स मैं कर रहा हूं वो प्रैक्टिस कर लेने का। आरटीपी इंस्टीट्यूट यही इंटेंशन से लगता है, लोगों को पता नहीं चलता आरटीपी दिया क्यों है। आरटीपी इसलिए देते हैं कि तुम उसके पहले जो टॉपिक उसमें दिया है वो पूरा टॉपिक प्रैक्टिस करके एक प्रॉब्लम सॉल्व करो, क्योंकि आरटीपी के बाद वो लोग मॉक टेस्ट रखते हैं। 2,56,000। अब ये 2,56,000 के बाद सेकेंड ईयर में वी हैव ओनली डेप्रीसिएशन। 2,56,000 यहां तक आ गया। 256 सेकेंड ईयर में 20 + 8 ओनली 28,000 का डेप्रीसिएशन है। 31 March 22 बाय डेप्रीसिएशन कितना? 28,000। सो 2,56,000 क्या आ गया? 228। 2,28,000 31 March 22 by balance carried down and 1 April 22 to balance brought down। अब ये ईयर ऑफ परचेज एंड ईयर ऑफ सेल है, तुमको सेल में लॉस ही आया ना,
हाँ तो पहले परचेज की एंट्री पास कर लो, नहीं तो भूल जाओगे। 1123 यू हैव परचेज वन एसेट मशीनरी टू कैश बैंक। देखो कितने में परचेज किया है, 30,000। सो लिख दो टू कैश बैंक 30,000। अब सेल वाला काम खत्म कर देते हैं। जो एसेट बेचा है उसको डेप्रिशिएट करेंगे 10,000। बोलो फर्स्ट कौन से, 1 अक्टूबर को बेचा है ना, तो 1 अक्टूबर को पहली एंट्री आएगी डेप्रिसिएशन की। क्या एंट्री पास करोगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। सो बाय डेप्रिसिएशन ये सब 10% एसएलएम ही चल रहा है। सो कितना अमाउंट है अपने पास डेप्रिसिएशन का? 10,000। 10,000। फिर उसके बाद बेचने की एंट्री, तुमने 1 लाख रुपए में बेच दिया। बोलो बेचने की क्या एंट्री पास करेंगे? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। 1 अक्टूबर को ही बेच दिया। सो बाय कैश बैंक, बाय कैश बैंक सोल्ड इट फॉर 1 लाख। 1 लाख रुपए में बेच दिया। और लॉस आ गया बच्चों, लॉस की क्या एंट्री पास करेंगे? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 1 अक्टूबर 22। बच्चों सुनो सुनो सुनो, बाय लॉस ऑन सेल लिखो, क्योंकि अक्टूबर में हम पीएनएल अकाउंट नहीं बनाते, वो लॉस ऑन सेल अकाउंट में जाता है। और एंड ऑफ द ईयर में लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी से जाता है पीएनएल में। जब 100 मार्क के लिए जा रहे हैं ना, तो इन पे भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा एग्जामिनर मार्क्स काटने को बैठा हुआ है। एंड ऑफ द ईयर में नहीं, हमारा फाइनल अकाउंट्स का बना अक्टूबर में बन जाता है क्या फाइनल अकाउंट्स? सो यहां पे लिखो बाय लॉस ऑन सेल, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी ऊपर लिख दो। MACH लिखा तो भी चलेगा, इंस्टीट्यूट मार्क्स नहीं काटेगा। बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, क्योंकि एक लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट बनेगा, वो क्लोज होगा लास्ट डेट को, और वहां से ट्रांसफर टू पीएनएल। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी के डेबिट में जाएगा, समझा क्या? फिर लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी क्लोज होगा एंड ऑफ द ईयर में, और बाय पीएनएल, बाय पीएनएल। ठीक है ना? लिख दो कितना अमाउंट है। लॉस 50,000 का लॉस है, 50,000 व्हाट इट। और अगर प्रॉफिट आता तो डेबिट में टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी लिखते थे। ओके, आफ्टर दिस अब अनसोल्ड एसेट का डेप्रिसिएशन रह गया खाली, ये 8 और 750, दैट इज 8,750। ये 31 दिसंबर के दिन, 31 दिसंबर नहीं, 31 मार्च, डेप्रिसिएशन ऑन अनसोल्ड एसेट 8750। सो 2,58,000। 89,250 हमने लिखा हुआ है, देख लो। वो पिछले पेपर में तो क्या झमेला किया था उन लोग ने, देखा था क्या? वो चेंज का गड़बड़ किया था। हाँ, और एक वो प्रॉब्लम अपन लोगों को क्रॉस चेक करना था, सॉल्यूशन आ गया है क्या पिछले एग्जाम का? जरा चेक करना, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अभी तक नहीं आया। सजेस्टेड आंसर्स चेक करो, आना चाहिए। अभी तो दूसरा एग्जाम आने का तैयारी आ गया, अगर आ गया तो वो डाउनलोड करके रखो। 1 April 23 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 89,250। बस अब ये डेट से 23 में हम लोगों को नया मेथड चार्ज करना है। सो 31 March 24 बाय डेप्रिसिएशन 15% RBM। So 89,250 into 15%, 13,388. 13,388.
89,250 minus 75,862. $75,862. So this is done. Question number 7 हो गया. Now look at question number 8. अरे बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, बट बिल्स ऑफ एक्सचेंज बाद में करते हैं. अपने टारगेट में आज फाइनल अकाउंट्स है और एक और सिंगल एंट्री है, और उसके बाद मैंने कंपनी अकाउंट्स बोला हुआ है क्योंकि मैंने कंपनी अकाउंट्स रिसेंटली सारे बैचेस में कंप्लीट किया. फाइनल अकाउंट्स, ये तो मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट्स है. फाइनल अकाउंट्स एंड रेक्टिफिकेशन एंट्रीज. सिंगल एंट्री कौन सा नंबर है? पहले सिंगल एंट्री करते हैं ना. फाइनल अकाउंट्स थोड़ा बोरिंग है. फाइनल अकाउंट्स बोर होता है एनी टाइम, बट करना है. एग्जाम में आएगा तो अपने को तो करना है, मार्क्स मिलेगा उसका भी. पहले सिंगल एंट्री करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. फॉलोइंग इज द इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ मून ट्रेडर्स. फॉलोइंग बैलेंसेस आर अवेलेबल. ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस देके रखा है अपने को. सो दिस इज 1 April 23 and 31 March 24. लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, ऑफिस इक्विपमेंट. अच्छा, ये दोनों का ओपनिंग क्लोजिंग सेम है. इसका मतलब है डेप्रिसिएशन का रेट दिया होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करके वैल्यू चेंज हो जाएगा. अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में दिया हुआ तो इसमें एडिशन है. इसमें 1,10,000 का परचेज है. ऑफिस इक्विपमेंट 1,05,000 से कम हो गया, मतलब इसमें सेल है. अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में दिया तो इसमें सेल है. देखो क्या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है कि नहीं दिया है. प्लांट एंड मशीनरी 10%, ऑफिस इक्विपमेंट 15%. बट ऊपर तो 3 आइटम है ना. लैंड तो डेप्रिशिएट होता भी नहीं है वैसे भी. चलो ठीक है. सो दोनों पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है. दोनों एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट हो गया है. फिक्स्ड एसेट्स के मैंने अलग से बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करवाए तुम लोगों को, उसमें सब पॉसिबिलिटीज कवर्ड है. डेटर्स ओपनिंग गायब है, क्रेडिटर्स क्लोजिंग गायब है. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्रेडिटर्स फॉर ऑफिस एक्सपेंस मींस आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस, एंड स्टॉक में ओपनिंग स्टॉक गायब है. लॉन्ग टर्म लोन, एक लॉन्ग टर्म लोन भी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देके रखा है, एंड बैंक बैलेंस. सो अपने को ओपनिंग बैलेंस शीट तो बनानी है, बट इनमें कहीं पे भी बिल रिसीवेबल पेएबल है क्या? सो नहीं है, तो वो दो तो छोड़ ही दो. ओपनिंग बैलेंसेस है तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगा ही. ओपनिंग बैलेंस शीट, टोटल डेटर्स, टोटल क्रेडिटर्स, फिक्स्ड एसेट्स, कैश बैंक. फिक्स्ड एसेट्स एंड कैश बैंक. अब कैश बैंक के लिए क्या है, खाली एक बैंक अकाउंट बोला हुआ है और ट्रांजैक्शन में कैश और चेक के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो वो बैंक बैलेंस मींस कैश बैंक ही है वो, क्योंकि कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स बाय चेक नहीं बोला हुआ है. सो सिंगल कॉलम का बनेगा. सो अभी तक अपन ने 7 वर्किंग नोट्स में से 5 फिक्स कर दिया, बाकी ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बन जाएगा. कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स. जरा एंट्री बोलते जाओ ना. कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट ऑफ ऑफिस एक्सपेंसेस, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन. तो बराबर है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन को थोड़ी ऑफिस एक्सपेंसेस बोलते हैं, ये क्या झमेला है. सैलरी पेड एंड सेलिंग एक्सपेंसेस. बोलो. कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, 80% ऑफ टोटल सेल्स. अमाउंट नहीं दिया है, सो जो भी टोटल सेल्स होगा उसका 80%. और क्रेडिट परचेजर्स, कैश परचेजर्स, परचेजर्स टू कैश विच इज 40% ऑफ टोटल परचेज. ग्रॉस प्रॉफिट कितना परसेंटेज. अगर जीपी परसेंटेज दे दिया ना तो ये एक हिंट है, ट्रेडिंग अकाउंट में एक से ज्यादा मिसिंग फिगर्स होगा. मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा
और ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के साथ में एक वर्किंग नोट भी बनाऊंगा। ट्रेडिंग अकाउंट में नॉर्मली ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर होता है, लेकिन अगर जीपी परसेंटेज दे दिया तो याद रख लो ट्रेडिंग अकाउंट में एक से ज्यादा मिसिंग फिगर्स है। वी हैव मोर देन वन मिसिंग फिगर्स इन ट्रेडिंग अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड की एंट्री बोलो, क्या बोलोगे? डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स। डिस्काउंट रिसीव्ड के लिए क्रेडिटर्स टू डिस्काउंट रिसीव्ड। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन इन एडजस्टमेंट, इसका मतलब है ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ है, और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो बिफोर डेप्रिसिएशन है, उसका जो डिफरेंस है वो परचेज एंड सेल ऑफ एसेट है, और डेट नहीं दिया तो वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में परचेज और सेल हुआ है। ये सारे पॉइंटर्स मैंने तुमको दिए हुए हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे लोन वॉज पार्टली रिपेड ऑन विच डेट? 31 मार्च 24 टुगेदर विद इंटरेस्ट फॉर द ईयर। सो देखो ना, ओपनिंग और क्लोजिंग में फर्क है ना। ओपनिंग लोन कितने का है? 1,60,000, और क्लोजिंग कितने का है? 1,00,000 का है, मतलब 60,000 का रिपेमेंट हुआ है। और वो कौन से डेट को रिपेमेंट किया उन लोग ने? 31 मार्च 24, तो ये लास्ट डेट तक ही है ना, ये लास्ट डेट है। सो पार्ट पेमेंट, सो इसका मतलब इंटरेस्ट में तो कोई झमेला ही नहीं है, इंटरेस्ट तो पूरा ही आ जाएगा। और एक एडजस्टमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट वाज सोल्ड एट इट्स बुक वैल्यू ऑन विच डेट? अरे नहीं भी बोलते तो हम लोग यही डेट लेने वाले थे। हाँ, लेकिन इन्होंने ये बता दिया कि उसकी सेलिंग प्राइस कुछ अलग नहीं है, सेलिंग प्राइस इज बुक वैल्यू ओनली। और एक, तो प्रॉफिट लॉस नहीं आएगा और कुछ नहीं है, डेप्रीसिएशन भी नहीं आएगा फर्स्ट डेट को बेचा है तो, ना तो प्रॉफिट लॉस ना डेप्रीसिएशन, सिर्फ सेल की एंट्री पास कर लेंगे, दैट इज कैश बैंक अकाउंट डेबिट ऑफ फर्निश ऑफिस इक्विपमेंट। ऑन 1 October they sold machine having book value 40,000 as on 31st March 23 at a loss of 15,000. New machine was purchased on 1 October. मैंने तुम लोगों को एक प्रॉब्लम सॉल्व करवाया था जिसमें वर्किंग दी थी मैंने, परचेज और सेल्स दोनों करवाया था सिंगल एंट्री में, जहां पे एसेट फिक्स्ड एसेट्स का परचेज भी और सेल भी है। अगर परचेज और सेल है तो मैंने बोला था बिना वर्किंग के करना ही नहीं, और ये एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम बन जाता है एग्जाम के लिए। हमने क्लास में टेक्स्ट बुक के एक प्रॉब्लम में भी सॉल्व किया था उसको, प्लस मैंने फिक्स्ड एसेट्स के जो 4 एग्जाम्पल करवाए थे ना, उसमें एक एग्जाम्पल था। सो देख लो आरटीपी में आ गया वो वाला। सो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, ठीक है ना। सो हम लोग पहले इसके अकाउंट्स बना लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट, वही अपने 5 अकाउंट्स ही बनने वाले हैं। देखो, बेटर यू टेक अ न्यू पेज, पुराना पेज पे कंटिन्यू मत करो, नए पेज से शुरू करो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11 था, 11th क्वेश्चन नंबर 11th। हम लोग ने सीक्वेंस छोड़ दिया अभी। क्वेश्चन नंबर 11, ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट एज ऑन 1 April 2023, 8 lines। Opening balance sheet is on 1 April 2023, 8 lines. Liabilities, assets, capital account, total debtors account 1, 2, 3, 4, 5, 6. Below that, total creditors account 1, 2, 3, 4, 5, 6.
टोटल डेटर्स अकाउंट, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट, और यहाँ पे जो स्पेस है ना, अच्छा लैंड की ओपनिंग और क्लोजिंग की वैल्यू सेम है और कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है उसमें, देखो वी डोंट हैव एनी एडजस्टमेंट्स, है ना, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम लोग है ना लैंड के लिए अकाउंट बनाते ही नहीं है, हम लोग सीधा ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख देंगे और क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख देंगे। तो यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स में डबल कॉलम बना लो, पहले कैश बैंक मत बनाओ, लिखो फिक्स्ड एसेट्स, 1 2 3 4 5 6, ये बैलेंस पेज ही बना लो ना, बहुत ज्यादा लाइंस नहीं बची है, मेरे को नहीं लगता बैलेंस पेज कितना लाइंस है, 9 लाइंस है, तो 9 लाइंस पे वैसे भी कैश बैंक अकाउंट तो नहीं आना है, तुम बना लो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, और अगले पेज पे कैश बैंक अकाउंट भी बना लेंगे और फिक्स्ड एसेट्स की वर्किंग भी उधर ही कर देंगे। अपने को वैसे भी 2 वर्किंग नोट्स बनाने हैं, एक तो वो ट्रेडिंग अकाउंट जो गुल है ना उसमें आइटम्स, सो प्लांट मशीनरी एंड इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट, हाँ प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट, लिखो टू, बाद में ओपनिंग क्लोजिंग सब बाद में लिख देंगे, अगले पेज पे चले जाओ, कैश बैंक अकाउंट प्रिपेयर इट फॉर 12 लाइन्स, कैश बैंक अकाउंट 12 लाइन्स, और कैश बैंक अकाउंट के नीचे की जो स्पेस है ना वो ब्लैंक रख दो, वहां पे हम लोग वर्किंग बनाने वाले हैं, कैश बैंक अकाउंट के बाद में जो स्पेस है वो ब्लैंक छोड़ दो, हम लोग वर्किंग बनाएंगे। अब नए पेज पे चले जाओ और नए पेज पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहला 10 लाइन्स ट्रेडिंग के लिए, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फर्दर 10 लाइन्स फॉर पीएनएल। अपने 5 वर्किंग नोट बन गए क्या नहीं? नीचे बैलेंस पेज बना लो, बैलेंस शीट, कितने लाइन है तुम्हारे पास नीचे? है क्या 8 10 लाइन? हाँ तो बैलेंस शीट बना लो। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस के लिए 10 10 20 लाइन रख दिया अपन ने, और एग्जाम में कोई पेपर वेपर नहीं छूटता है रूलिंग बनाने में, तुम लोग सब लोग मेरे से फास्ट करते हो, सबसे स्लो अभी क्लास में मैं ही करता हूँ, सबसे स्लो काम मेरा है, तुम्हारा एग्जाम में फटाफट होएगा। लिखो बैलेंस शीट एज ऑन, March 31, 2024
लाइबिलिटीज, एसेट्स और ट्रेडिंग पीएनएल में भी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, for the year ended 31st March 2024, for the year ended 31st March 2024, and write the basic presentation to opening stock, to purchasers cash, credit, total minus returns. और फिर उसके बाद क्रेडिट साइड में भी बाय सेल्स, कैश क्रेडिट, टोटल माइनस रिटर्न्स। अच्छा हो गया आरटीपी में इन्होंने ना वो एडजस्टमेंट डाल दिया और हम लोग आरटीपी कर रहे हैं, नहीं तो सीधा एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछ लेंगे ना तो वो डेप्रिसिएशन वाला एडजस्टमेंट तुम्हारे लिए डिफिकल्ट बन जाएगा और गड़बड़ करके आ जाओगे तुम लोग। बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन। कोई भी इंस्टीट्यूट की एग्जाम्स दोगे, वेदर इट इज फाउंडेशन, इंटर और फाइनल, तुम्हारे लास्ट में ये सेशंस ही चलने चाहिए। आरटीपी एमटीपी लास्ट डे तक पढ़ते नहीं रहते, पढ़ के हो जाना चाहिए। आरटीपी एमटीपी ये सब पे आ जाना चाहिए। तुम कैसे बोर्ड क्वेश्चंस करते थे, वो सब अपने को इंस्टीट्यूट के एग्जाम में बोर्ड क्वेश्चन के जगह पे ये आ जाता है, आरटीपीज एमटीपीज। डेटर्स टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, creditors by balance brought down to balance carried down, fixed assets, ये सब भी रूलिंग का पार्ट ही है। इनके बिना तुम करोगे ना तो तुम्हारा प्रॉब्लम डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। ऐसे ही अकाउंट्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स एक डिसऑर्गेनाइज्ड टॉपिक है और तुम और डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाओगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, रूलिंग बनाने का मतलब है टॉपिक शुरू हो गया, प्रॉब्लम शुरू कर दिया हमने। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में पहले लाइन पे लिख के रखो कैपिटल अकाउंट। मैंने कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया, बस वो डायरेक्टली हम लोग इधर ही एडजस्ट कर लेंगे बैलेंस शीट में। चलो, वी आर रेडी विद द रूलिंग, सॉल्व करना शुरू करेंगे। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस का डबल इफेक्ट बताओ ना मेरे को। ओपनिंग बैलेंस का क्या डबल इफेक्ट आता है? ओपनिंग बैलेंस शीट एंड ओपनिंग बैलेंसेस। सो लिखते जाओ, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में लाइन से लिखते जाओ। ओपनिंग बैलेंस शीट, लैंड, प्लांट, मशीनरी, ऑफिस इक्विपमेंट। ऑल ऑफ यू गो टू ओपनिंग बैलेंस शीट एंड राइट लैंड, प्लांट एंड मशीनरी एंड ऑफिस इक्विपमेंट। वैल्यू लिख लो 5 lakhs, 220 एंड 1 lakh 5। 5 lakhs, 2 lakh 20, 1 lakh 5,000। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आइटम, ये तीन तो हो गया अपना। नेक्स्ट लिखो डेटर्स, डेटर्स क्वेश्चन मार्क,
मैंने बोला ना पोस्टिंग तो होगा, अमाउंट के साथ या फिर क्वेश्चन मार्क के साथ पोस्टिंग तो करना ही है, और ये क्वेश्चन मार्क बहुत काम किया अपने लिए। लाइबिलिटी साइड में लिख दो क्रेडिटर्स, और उसके नीचे आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस, और ये दोनों की वैल्यू 95,000 एंड 20,000। 95,000 और कितना बोला था? 20,000। 95,000 एंड 20,000। और ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन मार्क है, सो लिख दो स्टॉक क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क के साथ है, लिखना तो पड़ेगा ही। स्टॉक के बाद क्या आ गया? लोन फ्रॉम एफबीआई, 12% लोन फ्रॉम एफबीआई, 12% लोन फ्रॉम एफबीआई, 1,60,000। और लोन के बाद क्या? और एक अकाउंट, बैंक बैलेंस 25,000, बैंक बैलेंस 25,000। सो यहां पे कैपिटल पे भी क्वेश्चन मार्क, अरे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क है। ये हो गया ओपनिंग बैलेंस शीट। दूसरा इफेक्ट क्या बोला मैंने? ओपनिंग बैलेंसेस। मैंने लैंड के लिए तो कोई अकाउंट बनाया नहीं, तो उसको तो सीधा क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख दो तुम, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस भी 5 लाख ही है, तो इसका तो काम तमाम हो गया। ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दोनों ही लिख दिया अपन ने। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, नेक्स्ट आइटम है प्लांट एंड मशीनरी 220। ये रहा प्लांट एंड मशीनरी, ओपनिंग बैलेंस 2,20,000 एंड ऑफिस इक्विपमेंट 1,05,000। ऑफिस इक्विपमेंट 1,05,000 हो गया लिख के। और क्या उसके बाद में नेक्स्ट है डेटर्स क्वेश्चन मार्क, सो यहां पे ओपनिंग बैलेंस में क्वेश्चन मार्क कर दो। स्टॉक क्वेश्चन मार्क, स्टॉक क्वेश्चन मार्क, गो टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये लो ओपनिंग स्टॉक को भी क्वेश्चन मार्क कर दिया, पोस्टिंग तो करेंगे ही ना। और फिर क्या? बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस 25,000, 25,000 का बैंक बैलेंस लिख दिया। अब लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स कितना है? 95,000, 95,000 का क्रेडिटर्स। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए पीएनएल में चले जाओ, पीएनएल पोर्शन में लिखोगे 2, ऑफिस एक्सपेंसेस। बच्चों लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं, प्लस या माइनस? सो लिख दो माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, कितना? 20,000 था क्या? माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 20,000 एंड प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के लिए जगह रख दो, होगा तो ठीक, नहीं तो डैश कर देंगे। वैसे नजर में तो नहीं आया था, अब नहीं होगा, क्लोजिंग बैलेंसेस है ना वहां पे नीचे, नहीं है एडजस्टमेंट, क्लोजिंग बैलेंसेस है। ये हो गया सब ओपनिंग बैलेंसेस का इफेक्ट। एक और क्या है? लोन फ्रॉम एफबीआई, लोन फ्रॉम एफबीआई कितना? 1,60,000 है, लेकिन मालूम है इसमें से कुछ रीपेमेंट भी है, तो कैपिटल अकाउंट के नीचे 1 2 3 4 4 लाइंस खाली रख दो और लिख दो लोन फ्रॉम एफबीआई। और इनर कॉलम में लिखना, मैंने अकाउंट नहीं बनाया बट इनर कॉलम में लिखना, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख है, तो जो डिफरेंस है वो रीपेमेंट आएगा, डिफरेंस विल बी रीपेमेंट। सो लोन फ्रॉम एफबीआई हम लोग ने इनर कॉलम में लिख दिया। हो गया ना? अब सब हमारे ओपनिंग बैलेंसेस, सब के सारे ओपनिंग बैलेंसेस हो गए लिख के। अब क्लोजिंग बैलेंसेस का इफेक्ट दे देते हैं। क्लोजिंग बैलेंस का डबल इफेक्ट क्या है? क्लोजिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। ये देखो, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख दिया अपन लोग ने। फिर उसके बाद में 3,30,000 प्लांट एंड मशीनरी। अरे प्लांट एंड मशीनरी में तो सेल भी है ना, तो ये स्पेशल आइटम है, जरा इसको हाथ मत लगाओ, ये स्पेशल आइटम है, देख लो एडजस्टमेंट देके रखा है, एडजस्टमेंट देके रखा है, ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है यहाँ पे, दिस इज इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। हाँ, ऑफिस इक्विपमेंट का काम कर सकते हैं। ऑफिस इक्विपमेंट वो सोल्ड एट इट्स बुक वैल्यू, फर्स्ट डेट को ही बेच दिया, कम हो गया ना ऑफिस इक्विपमेंट,
ओपनिंग बैलेंस ऑफिस इक्विपमेंट 1,05,000 था और क्लोजिंग कितना है? बोलो कितना बेचा? 20,000 बेचा और वो फर्स्ट डेट को ही बेचा और 20 में ही बेचा। सो 20 में बेचा तो एक एंट्री पास कर लेते और क्लोजिंग बैलेंस लिख देते हैं। बोलो क्या एंट्री पास करेंगे? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ऑफिस इक्विपमेंट। ये जो डिफरेंस है ना, ये जो डिफरेंस है 20,000 का भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। लिख दो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ऑफिस इक्विपमेंट, कैश बैंक टू ऑफिस इक्विपमेंट कितना? 20,000 और ऑफिस इक्विपमेंट के क्रेडिट में लिख देंगे बाय कैश बैंक। और ये अपन ने फर्स्ट डेट को ही बेच दिया, याद रखना 20,000। अब अपने पास जो 85,000 है वो बिफोर डेप्रिसिएशन है। वो 85,000 क्या है? बिफोर डेप्रिसिएशन। हाथ मत लगाओ, डेप्रिसिएशन बाद में करेंगे। लेकिन अपने को एक चीज मालूम पड़ गया, ये फर्स्ट डेट को ही बेच दिया ना, 1 अप्रैल 23 को ही बेचा है। तो जब मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा ना, तो 2,20,000 माइनस 1,05,000 माइनस 20 आई विल चार्ज ऑन 85,000, क्योंकि डे वन को ही बेच दिया ना, डे वन को ही बेच दिया तो डे वन से 85,000 का ही एसेट है मेरे पास। चलो आगे। सो डेप्रिसिएशन तो हम लोग बाद में करेंगे, मतलब बेचने का एंट्री पास कर दिया है मैंने। और वो जो इक्वी प्लांट एंड मशीनरी, एक बार उसको पेंडिंग रखो, प्लांट एंड मशीनरी को अलग से डील करते हैं। यही तो मेन एडजस्टमेंट है, इसको अलग से डील करेंगे, ऐसा मैंने करवाया था तुमको प्रॉब्लम। चलो उसके बाद में नेक्स्ट क्या आ गया? डेटर। लिख दो 2,25,000 का डेटर। क्लोजिंग बैलेंस, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस 2,25,000। ये इजी प्रॉब्लम नहीं है सिंगल एंट्री का। डेटर का क्लोजिंग बैलेंस, डेटर के बाद क्रेडिटर क्वेश्चन मार्क, क्रेडिटर क्वेश्चन मार्क, क्रेडिटर के बाद में 15,000 का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और 65 का स्टॉक। 15,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पीएनएल में चले जाओ, 15,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और 65,000 का क्लोजिंग स्टॉक। 65,000 का क्लोजिंग स्टॉक नहीं है क्या बहादुर? उधर कौन सा कुछ और बनने हो जाए, आने दो थोड़ी देर, उसके बाद करें। 65,000 का क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया। और लोन फ्रॉम एफबीआई कितना दिया हुआ है? 1 लाख। लोन फ्रॉम एफबीआई 1 लाख। सो यहां पे 1 लाख, 1 लाख। इसका काम तमाम करो अभी। बोलो कितना पेमेंट हो गया? जब भी लोन रिपे करते तो हम लोग क्या पास करते हैं? एंट्री लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक माइनस रीपेड लिख दो। और सेकेंड इफेक्ट कैश बैंक के क्रेडिट में चले जाओ, कैश बैंक अकाउंट के क्रेडिट में लिख दो बाय 12% एफबीआई लोन 60,000, दिस इज रीपेड। 60,000 रीपेड। और अपने को बैंक बैलेंस भी दिया है क्लोजिंग बैलेंस में, क्वेश्चन मार्क है। सो क्वेश्चन मार्क है तो हम लोग भी यहाँ पे बैंक में क्वेश्चन मार्क कर देंगे। ये लो क्लोजिंग बैलेंसेस हो गया। अभी सबका सेकेंड इफेक्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट। गो टू क्लोजिंग बैलेंस शीट एंड राइट देयर plant and machinery I cannot write. At present I am just writing the name of the asset, I cannot write the value. Office equipment I am just writing the name of asset, इसकी वैल्यू तो डेप्रिसिएशन के बाद मिलेगी अपने को। ऑफिस इक्विपमेंट के बाद में नेक्स्ट क्लोजिंग क्या है अपने पास? ये लो इसका नाम लिख दिया, इसका नाम लिख दिया, ये तो वैल्यू के साथ लिख दिया, बाकी दोनों का नाम लिख दिया। डेटर्स 225, कहीं पे भी हमने आरडीडी नहीं देखा था। सो नाउ वी कैन राइट डेटर्स, डेटर्स 2,25,000। डेटर्स के बाद में नेक्स्ट आइटम क्या है? क्रेडिटर्स क्वेश्चन मार्क। सो राइट हियर क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हियर ऑल्सो क्वेश्चन मार्क। फिर उसके बाद क्रेडिटर्स के बाद क्या है नेक्स्ट?
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 15,000, आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस 15,000, और उसके बाद स्टॉक 65,000, स्टॉक के बाद में आता है बैंक क्वेश्चन मार्क, और वो एफबीआई का जो लोन था ना, वो अपन ने कर दिया था, उसका ट्रीटमेंट कर दिया अपन लोग ने। एफबीआई के लोन का ट्रीटमेंट कर दिया। ये लो, सारे क्लोजिंग बैलेंसेस का भी इफेक्ट दे दिया। ओपनिंग क्लोजिंग के इफेक्ट के बाद में मेरे ये सारे ट्रांजैक्शंस है, मैं ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट देने वाला हूं। ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट देने के पहले मेरे को जो काम करना है ना, वो ये मशीनरी का करना है, लेकिन ठीक है, एडजस्टमेंट के साथ ही कर लेके, पहले ये खत्म करो ना, बाद में मेन एडजस्टमेंट पे आते हैं। बोलो, कलेक्शन फ्रॉम डेटाज एंट्री, लिख दो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। कितना अमाउंट याद है क्या? 925। और डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट में लिख दो बाय, डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट में बाय कैश बैंक 9,25,000 बाय कैश बैंक। और फिर उसके बाद आ गया पेमेंट टू क्रेडिटर्स। बोलो क्या एंट्री पास करना है? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक 5,25,000। टू कैश बैंक 5,25,000। सेकेंड इफेक्ट, कैश बैंक के क्रेडिट में लिख दो बाय क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 5,25,000। और फिर है पेमेंट ऑफ ऑफिस एक्सपेंसेस 42,000। बोलो क्या एंट्री पास करना है? सो ऑफिस एक्सपेंसेस टू कैश बैंक, तो कैश बैंक के क्रेडिट में लिख दो पहले बाय ऑफिस एक्सपेंसेस 42,000 है, 42,000। और सेकेंड इफेक्ट, पीएनएल के डेबिट में चले जाओ, 42 माइनस 20, 22, 22 प्लस 15 कितना हो गया? 37। ये लो, एक्सपेंस फॉर द ईयर मिल गया। फिर उसके बाद अगला ट्रांजैक्शन, सैलरी पेड। बोलो एंट्री क्या बनेगी? सेलिंग एक्सपेंसेस के लिए एंट्री क्या पास करेंगे? 32,000 और 15,000। कैश बैंक के क्रेडिट में जाओ, कैश बैंक के क्रेडिट में सैलरी बाय सैलरी अकाउंट and by selling expenses account 32,000। पीएनएल के डेबिट में सेकेंड इफेक्ट दे दो, टू सैलरी 32,000 and to selling expenses 15,000। और उसके बाद क्या आ गया? कैश सेल्स। बोलो कैश सेल्स की एंट्री, कैश टू सेल्स। सो कैश अकाउंट के डेबिट में चले जाओ, कैश अकाउंट के डेबिट में जाके लिख दो टू सेल्स, कैश टू सेल्स वैल्यू इज 2,50,000। बच्चों सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। सेल्स में कैश लिखा हुआ है ना, 2,50,000। और क्रेडिट सेल्स कितना परसेंट है? 80% ऑफ टोटल सेल्स। अरे टोटल सेल्स 100, टोटल सेल्स 100।
अगर क्रेडिट 80% है तो कैश 20 होएगा। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2,50,000 इंटू 80 डिवाइड बाई 20, बोलो क्या बोलते हो? 10 लैक्स का क्या आया? ये क्रेडिट सेल्स आया 10 लाख का, और टोटल हो गया 12,50,000। बोलो क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या पास करते हो? डेटर्स टू सेल्स, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10 lakhs, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10 lakhs। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आ गया कैश परचेज, एंट्री क्या पास करोगे? हाँ सॉरी, क्रेडिट परचेज, क्या एंट्री पास करोगे? 5,40,000 का परचेज अकाउंट डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाओ, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज में क्रेडिट परचेज लिखा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। सो क्रेडिटर्स के क्रेडिट में जाओगे और क्रेडिटर्स के क्रेडिट में लिख दोगे बाय परचेजर्स, बाय परचेजर्स क्या अमाउंट? 5,40,000। 540 तो है ना, लेकिन साथ में कैश परचेज क्या बोला हुआ है? 40% ऑफ टोटल परचेज। तो टोटल परचेज को 100 लिखो, और कैश अगर 40 है तो ये 60 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 540 इंटू 40 डिवाइड बाई 60, 3,60,000। सो 3,60,000, 360 प्लस 540 कम्स टू हाउ मच? 9 lakhs। और ये 3,60,000 का कैश परचेज मिला ना, कैश परचेज की एंट्री क्या पास करते हो? परचेजर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश के क्रेडिट में लिख दो, कैश के क्रेडिट में लिख दो बाय परचेजर्स, बाय परचेजर्स अकाउंट 3,60,000। हाँ, बाय परचेजर्स अकाउंट 3,60,000 हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, अपना नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना परसेंट दिया हुआ है? अब मेरे को मालूम है जब ये परसेंटेज दे देते हैं ना, तो मेरे को एक वर्किंग बनानी पड़ती है। तुम्हारे पास कैश बैंक के नीचे जगह खाली है, वहां पे लिखो वर्किंग नोट नंबर 1। जब ये जीपी परसेंटेज देते हैं ना, तो पहले से अपनी भविष्यवाणी, ट्रेडिंग अकाउंट विल हैव मोर देन 1 मिसिंग फिगर्स। सो लिख दो टू फाइंड मिसिंग फिगर्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, to find missing figures of trading account, opening stock plus purchases minus closing stock is cost of goods sold, and cost of goods sold plus GP we get sales। ये वर्किंग बनाते हैं हम लोग। चलो वर्किंग तैयार है मिसिंग फिगर्स ढूंढने के लिए। मल्टीपल मिसिंग फिगर्स आएंगे, जीपी तो गायब रहेगा ही, और भी एक आध आइटम गायब होगा। और देख लो कितना परसेंट दिया है, कॉस्ट प्लस 25%। 25% ऑन सेल्स थोड़ी बोला है, कॉस्ट प्लस 25% बोला है, तो 100 किसको लोगे? कॉस्ट को 100 प्लस 25, एंड दिस इज 125। 100 प्लस 25 इज 125, लिख दिया। तो ये एडजस्टमेंट भी हो गया मेरा। और उसके बाद आ गया डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड 5,500 एंट्री, बोलो क्या बोलोगे? हाँ, तो डेटर्स के क्रेडिट में लिख दो बाय डिस्काउंट अलाउड 5,500, बाय डिस्काउंट अलाउड। और सेकेंड इफेक्ट किधर जाता है?
P&L debit, discount allowed 5500. और एक है डिस्काउंट रिसीव्ड, बोलो डिस्काउंट रिसीव्ड. Creditors to discount received 4500. Creditors account debit. To discount received 4500. सेकेंड इफेक्ट किधर? सेकेंड इफेक्ट पीएनएल के क्रेडिट में. पीएनएल के क्रेडिट में बाय डिस्काउंट रिसीव्ड. $4500. अब मेरे पास एडजस्टमेंट्स आ गए. अब ट्रांजैक्शंस खत्म. पहला एडजस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी 10% डेप्रीशिएट होगा. 1 मिनट प्लांट मशीनरी को छोड़ दो, ये छोड़ दो. ऑफिस इक्विपमेंट का काम कर लेते हैं. ऑफिस इक्विपमेंट कितना परसेंट है? हाँ, तो उसका डिप्रिसिएशन चार्ज कर लो. प्लांट मशीनरी के लिए थोड़ा काम लंबा है. लिख दो फिक्स्ड एसेट्स में जाओ, लिख दो बाय डेप्रीसिएशन. और ये कितना? 15% ना. 1,05,000 माइनस 20 कितना? 85,000 इंटू 15%. क्या बोल रहे हो? 12,750. 12,750. इसका सेकेंड इफेक्ट पीएनएल के डेबिट में चले जाओ और लिख दो टू डेप्रीसिएशन. अभी ब्रैकेट में लिख दो ना, जगह कमती है. 12,750 और एक आएगा, वो इधर ही ऐड कर देंगे. ठीक है ना? वो नेट प्रॉफिट आ जाएगा तो गरीबी नहीं लगनी चाहिए कि जगह नहीं है, कैसे भी लिख रहे. रख दो, एक दो लाइन रहने दो. ये लो, डेप्रीसिएशन हो गया. अब प्लांट एंड मशीनरी के लिए वर्किंग नोट नंबर 2, जो वर्किंग नोट नंबर 1 बनाया था ना कैश बैंक के नीचे, वहां पे वर्किंग नोट नंबर 2 लिखोगे. प्लांट एंड मशीनरी जब परचेज और सेल दोनों आता है तब हम लोग ये वर्किंग के बिना काम कर ही नहीं सकते. ये वर्किंग ऐसी है, ओपनिंग बैलेंस माइनस सोल्ड इज इक्वल टू बैलेंस प्लस परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस. ये प्रॉब्लम को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना. आरटीपी में आ गया मतलब एग्जाम में ये प्रॉब्लम हिट हो सकता है. यू मे फाइंड दिस क्वेश्चन इन एग्जाम. आर यू ऑल रेडी विद दिस? हाँ, मैं ओपनिंग बैलेंस तो इधर से ही लिख देता हूं. प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस 2,20,000 है. 2,20,000 इज द ओपनिंग बैलेंस. प्लांट एंड मशीनरी ओपनिंग बैलेंस सब लोग लिख दो 2,20,000. और क्लोजिंग बैलेंस, ये पहली लाइन बुक वैल्यूज की लाइन है. क्लोजिंग बैलेंस इधर से ले लो. ये रहा क्लोजिंग बैलेंस प्लांट एंड मशीनरी का. कितना है? 3,30,000. ये 3,30,000 इधर से लिख दिया. जो लिखना है सब बुक वैल्यूज पे लिखना है पहले लाइन पे. अब आ जाते हैं एडजस्टमेंट पे. ये मेरे पास एडजस्टमेंट नंबर 1 है. एडजस्टमेंट नंबर 1 बोल रहा है ऑन अक्टूबर मिड ऑफ द ईयर. मैंने मेरे एग्जांपल में भी अक्टूबर में ही बेचा है, 6 महीना यूज करके ही बेचा है. दिस सोल्ड मशीन हैविंग बुक वैल्यू 40,000. मशीन जिसकी बुक वैल्यू कितनी है? 40,000. तो मेरे को तो बुक वैल्यू ही चाहिए. मेरे को पहले लाइन पे बुक वैल्यू चाहिए. 1 अक्टूबर को 40,000 की बुक वैल्यू बेच दी. 40,000 बुक वैल्यू सोल्ड. सो क्या बच गया? 180 और फिर भी क्लोजिंग बैलेंस 330 है. तो कितने का परचेज है? क्या बोल रहे हो? ये लो 150 का परचेज है. ये पहला एडजस्टमेंट. ये पहला एडजस्टमेंट है. परचेज ऑफ मशीनरी मिल गया. बोलो परचेज ऑफ मशीनरी की एंट्री क्या पास करेंगे? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक. जाओ, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक 1,50,000.
और कैश बैंक अकाउंट के क्रेडिट में, कैश बैंक के क्रेडिट में बाय प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 1,50,000 हो गया। प्लांट एंड मशीनरी टू कैश बैंक। अभी सेकेंड लाइन है डेप्रीसिएशन के लिए। सेकेंड लाइन इज फॉर डेप्रीसिएशन। 10% चल रहा है रेट, देख लो। प्लांट एंड मशीनरी का रेट जो है ना वो 10% है, ये रहा, रेट इज 10%। सो 10% के हिसाब से डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं। ये जो बेचा ये तो 6 महीना यूज करके बेचा ना, सितंबर में बेचा, अक्टूबर में बेचा है, कुछ 6 महीना यूज करके बेचा है। तो 40,000 का 10% 4,000 तो पूरे साल का, तो आधे साल का 2,000। और ये जो 180 बचा ये ओपनिंग बैलेंस से बचा है। अगर ओपनिंग बैलेंस से बचा है तो पूरे साल भर ही था ना अपने पास, तो इस पे 10% आ जाएगा 18,000। और ये परचेज की कोई डेट दी है क्या? देखो ना, न्यू मशीन वॉज परचेज ऑन 1 Jan 24। ये न्यू मशीन परचेज जो की है ना, ये 1 Jan 24 का मतलब है 3 महीना यूज हुआ। अपना ईयर एंडिंग मार्च है ना, हाँ, तो 1,50,000 पे 10% फॉर 3 मंथ्स, बताओ जरा। 3750, 3750 जरा मारो टोटल। 18 प्लस 2 20, 23,750 इज द डेप्रीसिएशन ऑन एसेट सोल्ड एंड अनसोल्ड। सोल्ड और अनसोल्ड दोनों का डेप्रीसिएशन आ गया। ये मेरी सेकेंड एंट्री, दिस इज माय सेकेंड एंट्री। क्या एंट्री पास करेंगे? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। सो प्लांट एंड मशीनरी के क्रेडिट में 23,750। और सेकेंड इफेक्ट कहां पे जाएगा? जोर से बोलो जरा। पीएनएल डेबिट में हमने डेप्रीसिएशन लिख के रखा है। कितना आया? 23,750 आया ना। जरा टोटल मारो तो दोनों का। 36,500 का टोटल डेप्रीसिएशन हो गया। टोटल डेप्रीसिएशन 36,500। फिर उसके बाद ये एडजस्टमेंट अभी खत्म नहीं हुआ है। ये जो 40,000 में बेचा था ना, ये कितने लॉस में बेचा? 15,000 के लॉस में बेचा। अभी फिर से मेरे को वर्किंग पे आना पड़ेगा, अभी काम खत्म नहीं हुआ है। अब आगे मैं बढ़ूंगा सिर्फ एसेट सोल्ड के लिए। दिस इज बुक वैल्यू ऑन 30th September, दैट इज ऑन द डेट ऑफ सेल 30th September 23। क्या बुक वैल्यू है? 38,000 सोल्ड फॉर, और बेच के अपने को लॉस आया 15,000 का लॉस बता रहे। देयर इज अ लॉस ऑफ 15,000। तो बोलो बेचा कितने में? 23,000 में बेचा। और इसकी एक एंट्री बनेगी, इसकी एंट्री बन जाएगी जब हम लोग बेचते हैं और लॉस में बेचते हैं। लॉस में बेचते हैं तो पीएनएल भी डेबिट होता है। सो एंट्री बनाओगे कैश बैंक अकाउंट डेबिट 23,000, क्योंकि लॉस में बेचा है। पीएनएल अकाउंट डेबिट, बोलो बोलो कितना? 15,000। एंड टू प्लांट एंड मशीनरी 38,000। बस ये लास्ट है। प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट हुआ ना, तो पहले प्लांट एंड मशीनरी को क्रॉस करो और प्लांट एंड मशीनरी के क्रेडिट में जाके लिख दो बाय कैश बैंक, बाय कैश बैंक। एक मिनट, बाय कैश बैंक ऊपर भी लिखा हुआ है, छोड़ो, अलग से लिख दो। कितना बाय कैश बैंक? 23,000। और फिर बाय लॉस ऑन सेल कितना है? लॉस ऑन सेल है 15,000। लॉस ऑन सेल इज 15,000। ये लो, प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट का इफेक्ट दे दिया। प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट के बाद क्या है? कैश बैंक डेबिट। कैश बैंक के डेबिट में जाके लिख दो टू प्लांट एंड मशीनरी, टू प्लांट एंड मशीनरी 23,000।
और साथ में पीएनएल भी डेबिट है ना, सो पीएनएल को क्रॉस करो और पीएनएल के डेबिट में जाके लिख दो टू लॉस ऑन सेल, टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कितने का लॉस? 15,000, 15,000 का लॉस। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 15,000। ये लो अपना इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट था, ये हमने इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट कर दिया। और ये वाला भी पहले ही हो गया था। लोन वॉज रीपेड ऑन द लास्ट डेट ऑफ द ईयर टुगेदर विथ इंटरेस्ट फॉर द ईयर। रीपेमेंट इंटरेस्ट भी पे किया टुगेदर विथ इंटरेस्ट फॉर द ईयर, तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू कैश बैंक। और पूरे 1,60,000 पे ही आएगा, क्योंकि तुम 60,000 रीपे कर रहे हो, लास्ट डेट को पे कर रहे हो, तो पूरे साल भर 1,60,000 यूज किया है ना। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? यहाँ पे 12% एफपीआई लोन दिया था ना, सो 1,60,000 इंटू 12% कम्स टू, हाँ, सो इंटरेस्ट ऑन लोन पीएनएल में डेबिट हो जाएगा, कैश बैंक में क्रेडिट। सो अभी इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए ना, तो 2 लाइन के बीच में लिखो ना, तो हालत तो गरीब लोग वाली हो गई है। लिखो यहाँ पे सैलरी के नीचे लिख दो टू इंटरेस्ट ऑन लोन। कितने का इंटरेस्ट आया अभी? 19,200। इंटरेस्ट ऑन लोन 19,200। और दूसरा इफेक्ट, कैश बैंक के क्रेडिट में चले जाओ, गो टू क्रेडिट ऑफ कैश बैंक एंड राइट हियर बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन 19,200। ये लो सारे के सारे एडजस्टमेंट्स कर दिए अपन लोग ने। अब कोई एडजस्टमेंट पेंडिंग नहीं रहा अपना। एडजस्टमेंट नंबर 1, 2, 3 एवरीथिंग इज डन। अब हम लोग क्लोजिंग चालू कर देंगे, और क्लोजिंग भी अपना तो लाइन से ही होता है। बोलो ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोज होएगा क्या? पास बोल देगा। पास बोल चुका अपने को। अब आगे बढ़ते हैं। डेटर अकाउंट क्लोज हो सकता है, क्योंकि देखो ओपनिंग बैलेंस नहीं है, क्लोजिंग है, सेल्स है, कलेक्शन है। 4 आइटम ढूंढते हैं ना। कौन से 4 आइटम? ओपनिंग, क्लोजिंग, क्रेडिट, सेल्स, कलेक्शन। तो क्रेडिट, सेल्स है, कलेक्शन है, क्लोजिंग है, खाली ओपनिंग ही तो नहीं है। मारो क्रेडिट साइड का टोटल बताओ मेरे को। 11,55,500। 11,55,500 सही देखो, आ गया तो बंद करवाना। दोनों बंद करने बोलना, दोनों पंखा बंद कर दो। कितना आ गया? 1,55,500। ये सर्कल कर दो, 1,55,500। 1,55,500 ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस शीट में चला गया। ये लो ओपनिंग बैलेंस गोज टू ओपनिंग बैलेंस शीट। अब क्रेडिटर्स, अरे क्रेडिटर्स में भी 4 आइटम ढूंढते हैं। कौन से 4 आइटम ढूंढते हैं? ओपनिंग, क्लोजिंग। मतलब मैं बोलेगा तो बोलोगे, नहीं तो बस खत्म। बोलो क्या बोलते हो? पेमेंट्स एंड, तो क्या 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 दिया हुआ? ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग दिया है, नहीं पेमेंट्स दिया है, परचेजेस दिया है, तो खाली क्लोजिंग ही गायब है। 5,40,000 प्लस 95 कितना हो गया? 6 lakhs। 6,35,000 इज द टोटल। और बोलो क्या आया डिफरेंस? 1,05,000, 1,05,500। अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस गोज टू क्लोजिंग बैलेंस शीट, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाके लिख दो, गो टू क्लोजिंग बैलेंस शीट एंड राइट देयर। जगह जगह रखा है 1,05,500। फिल इन द ब्लैंक्स करना है खाली, हमने स्पेस रखा हुआ है। 1,05,500 डन। अभी इसके बाद में मेरा नेक्स्ट अकाउंट है डेटर क्रेडिटर के बाद फिक्स्ड एसेट्स। नाउ आई कैन क्लोज इट। ये कितना है? 3,70,000। 3,70,000 में से जरा माइनस करके बता दो। 268, 250। और ये 1,05,000, 1,05,000 में से माइनस करके बता दो। 72,250।
हमेशा आदत रखो क्लोजिंग बैलेंसिंग फिगर्स को सर्कल करने की। 268, 250, 268, 250, 72, 250 आया क्या सब लोगों को? 2,68,000 टोटलिंग वोटलिंग सब बराबर है। 2,68,250 क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाओ। क्या बोलो? प्लांट एंड मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस अलग आ रहा है। 3,70,000 माइनस करो 23,250 माइनस 23,000 माइनस 15,000 3,08,000। क्या साहिल, क्या क्या माइनस किया तूने? 3,08,250 3,08,250 लिखो 3,08,250। और ये क्या ऑफिस इक्विपमेंट कितना है? 72,250। ये लो, ये हो गया 72,250। और फिर उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स के बाद नेक्स्ट अकाउंट कौन सा है अपना? कैश बैंक। अरे कैश बैंक में मिसिंग तो खाली क्लोजिंग ही है ना। मारो डेबिट का टोटल मारो। $12,43,000 राउंड फिगर है क्या? $12,43,000 में से माइनस कर लो 39,000। 39,800 चेक कर लो सब लोग, राइट है क्या? 39,800 जाने दो क्लोजिंग बैलेंस शीट में। क्वेश्चन मार्क किया हुआ है अपन ने, लिख दो 39,800। 39,800 मिल गया बैंक बैलेंस। अभी इसके बाद है ना, मेरे वर्किंग नोट्स तो सारे क्लोज हो गए। वर्किंग नोट्स के बाद अभी मेरे को ट्रेडिंग अकाउंट में एक तो रिटर्न्स नहीं है, तो आउटर कॉलम में निकाल लो, क्योंकि रिटर्न्स या तो प्रॉब्लम में दिया रहता है या नहीं दिया रहता, वो कोई बैलेंसिंग नहीं आता है। सो 9 lakhs एंड 12,50,000 बाहर निकाल लो। अब मेरे पास दो मिसिंग फिगर्स है, वो तो अपने को पहले से ही मालूम था। एक तो ओपनिंग स्टॉक गायब है और दूसरा अपने पास गायब है ग्रॉस प्रॉफिट। तो अपने पास फॉर्मूला तैयार है ना? जब फॉर्मूला में जाके लिखो ओपनिंग स्टॉक तो नहीं है, ओपनिंग स्टॉक तो नहीं है, लेकिन परचेजर्स है 9 lakhs, परचेजर्स है 9 lakhs और क्लोजिंग स्टॉक है 65,000। और सेल्स कितना है? 12,50,000 सेल्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सबसे पहले तो जीपी निकाल लो, 150 है। 12,50,000 का 1/5 करोगे कितना आ गया? 2.5 लाख। 2,50,000 का तो जीपी आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई, और कुछ नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे 2,50,000 और ये कितना आ गया? 10 lakhs प्लस 65 माइनस 9 lakhs, बोलो 1 लाख। दोनों मिसिंग फिगर्स मिल गया। अब तो ट्रेडिंग अकाउंट भी टैली होगा। ओपनिंग स्टॉक 1,65,000 लिख लिया क्या? वर्किंग ओपनिंग स्टॉक 1,65,000, ग्रॉस प्रॉफिट 250। जाओ ट्रेडिंग अकाउंट में जाओ, सब लोग ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाओ। ओपनिंग स्टॉक 1,65,000 और ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन 2,50,000। और ये जो 165 को ओपनिंग स्टॉक लिखा है ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा ना, यहां से गो टू ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट में जाके लिख दो 1,65,000। अब ओपनिंग बैलेंस शीट भी बोलता है नो पास, बराबर ना? मारो एसेट साइड का टोटल और बताओ क्या टोटल है। 11,70,500 11,70,500 11,70,500 माइनस करो और बताओ 8 लाख
95,500 का मिल गया ओपनिंग कैपिटल। 8,95,500 का ओपनिंग कैपिटल, फटाफट कॉपी मार लो। 8,95,500 ओपनिंग कैपिटल को लेके जाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में, लेके जाओ क्लोजिंग बैलेंस शीट में, और यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल बना लो 8,95,500। 8,95,500 डन। अभी मेरा माई पोजीशन इज ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोज्ड, डेटर क्लोज, क्रेडिटर क्लोज, फिक्स्ड एसेट्स डन, कैश बैंक क्लोज्ड, ट्रेडिंग अकाउंट टैली हो रहा है क्या देख लो, क्या अमाउंट से टैली हो रहा है? 1315, 13,15,000 से टैली हो गया। कहाँ तो दो मिसिंग फिगर था और हमने टैली कर दिया। 13,15,000। अभी 2,54,500, 2,54,500, 254,502 नेट प्रॉफिट बोलो 94,300। नेट प्रॉफिट के नीचे लिखना पड़ता है ट्रांसफर टू कैपिटल। उसका रीजन यही है, इट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, इट इज एन इवेंट। वो ट्रांसफर ही होता है एक जगह से दूसरे जगह पे। प्लस प्रॉफिट 94,300, बोलो क्या टोटल आएगा? 989,800 और टोटल बोलो 12,10,300। दोनों बाजू आता है क्या? 12,10,300। 12,10,300। हाँ 12,10,300। सो दिस इज डन। हो गया सबका? अच्छा प्रॉब्लम था एग्जाम के लिए, बहुत अच्छा प्रॉब्लम था। और अगर ये प्रॉब्लम 16 मार्क्स का आता है या 20 मार्क्स का आता है तो जाना, नहीं तो ट्राई करना अवॉइड करो, टाइम कंज्यूमिंग। ये नहीं है कि अपने को आता है, तुम्हारा पेपर कंप्लीट नहीं होगा। अगर तुम सिंगल एंट्री में फंस गए ना, सिंगल एंट्री, तुमको क्वेश्चंस भी सेलेक्ट प्रॉपर करने पड़ेंगे 100 मार्क्स का पेपर कंप्लीट करने को। एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें ज्यादा टाइम लगने वाला होता है, 20 मार्क का प्रॉब्लम, और एक 20 मार्क के ही होते हैं हर एक क्वेश्चन, वो ABC मिला के, और एक 20 मार्क का क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें टाइम कम लगने वाला है। सो कम टाइम लगने वाला अगर प्रॉब्लम पिकअप करते हो तो 100 मार्क्स का पेपर हो जाता है। अदरवाइज तुम 80 मार्क्स का पेपर करके आते हो। 80, 85, तुम्हारा कम से कम 15 से 20 मार्क का पेपर छूट जाता है। तो उसमें भी पैनिक नहीं होने का, कभी रॉन्ग सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, हो गया, उसको कुछ नहीं कर सकते। जो कर रहे हो वो प्रॉपरली राइट करके आओ, कि जितना किया उतना तो मार्क्स मिल जाएगा। अगर 80 मार्क्स का पेपर किया, 80 में से 80 भी अगर तुमको मिल गया तो भी अच्छी बात है। 80 में से 80 अगर फुल स्कोर कर लिया तो भी कोई तकलीफ नहीं। चलो यू कैन टेक अ ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स और उसके बाद में आप लोग आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अपना टारगेट में नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे हम लोग। और यहाँ पे मैं है ना एक बार बंद करके फिर से रीस्टार्ट करूंगा, वापस से ज्वाइन करना, जो वर्चुअल पे जो भी है वापस से ज्वाइन करना। 15 मिनट्स में फिर से रीज्वाइन करोगे, आफ्टर 15 मिनट्स नोटिफिकेशन आएगा, ज्वाइन कर लेना।